हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी यूनिट 1 है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं। एमएड का मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करूंगी, जैसे कि यूनिट फर्स्ट हो गई, यूनिट सेकेंड जो कि हमारी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, देन हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन देखेंगे। इसके बाद जो हमारी यूनिट 4 है रिसर्च की, उसको भी हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों को रिसर्च पढ़ना है तो हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस रिसर्च की पड़ी हुई हैं, तो आप लोग चाहें तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे एक हमारा डिस्कशन का चैनल है, जिस पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और जो भी वीडियोस की लिंक प्रोवाइड की जाती हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का जो मीनिंग है, प्रकृतिवाद का अर्थ, जो प्रकृति हमारे चारों ओर पाई जाती है वह सत्य है। तो नेचुरलिज्म जो है वो बोलते हैं कि जो प्रकृति है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है वो क्या है, सत्य है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद अथवा पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। और प्रकृतिवाद को कौन कौन सी संज्ञा दी जाती है, भौतिकवाद की और पदार्थवाद की। ठीक है, इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है। तो प्रकृतिवाद ने बोला कि जो पदार्थ है वो क्या है, जगत का आधार है। मन भी पदार्थ का रूप है अथवा पदार्थ का एक सत्य है अथवा दोनों का मेल है। ठीक है, प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारण संबंध की सहक्रिया पर बल देता, तो कैजुअल रिलेशनशिप पर बल देता है। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है। यानी कि जो नेचुरलिज्म है, जो प्रकृतिवाद है, वो बोलते हैं कि हमारे लिए जो कुछ भी सत्य है वो क्या है, प्रकृति है, जो कि हमारे चारों ओर पाई जाती है। इससे परे अथवा इसके बाद और कुछ भी नहीं है, ना इससे आगे कुछ है और ना इसके परे कुछ भी है। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए, जो केवल विज्ञान द्वारा ही हो सकती है। और बोला गया कि जो मानव है उसको और हर चीज़ की खोज करनी चाहिए, जो किसके द्वारा संभव है, विज्ञान के द्वारा हम प्रकृति की खोज संभव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवाद की परिभाषाएं। ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। तो जो प्रकृतिवाद है वो बोलते हैं कि जो प्रकृतिवाद प्रणाली है वही सब कुछ है। ठीक है, जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार किया गया है। आध्यात्मिक किसने बोला है, ये बोला है किसने, आदर्शवादियों ने यानी आइडियलिज्म ने। और जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति की ओर बोलते हैं कि प्रकृति की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ब्रेस, नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर साइलेंट फीचर इज द एक्सक्लूसिव ऑफ वट एवर इज स्पिरिचुअल। नेक्स्ट क्या है, थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविक भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी कि जो चीज़ अंतिम है वो कैसी है, वास्तविकता है, भौतिक है, ना कि आध्यात्मिक। According to Thomas and Lang, idealism is considered as opposite to naturalism। जो आइडियलिज्म है वो किसके अपोजिट है, नेचुरलिज्म के। ठीक है, which inclined to materialism and believe that ultimate fact is material and not religion। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइडियलिज्म और जो नेचुरलिज्म है वो एक दूसरे से कैसे अलग है। जो आइडियलिज्म है वो बोलते हैं कि हमें रिलीजन, हमें आध्यात्मिक वर्ड, इन सब को क्या है, सत्य माना है। मगर जो प्रकृतिवादी है वो बोलते हैं कि जो कुछ हमारे चारों ओर है, जो प्रकृति है वही हमारे लिए सत्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू द नेचर। प्रकृतिवाद शिक्षण की मुख्य विशेषता यह है कि बालक के शिक्षण का प्रबंध शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर प्रकृति के मनोरम प्रांगण में रखते हुए उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का निश्चय किया है। यानी कि हम जो शहरों की तरफ जा रहे हैं, हम शहरों की तरफ जो हमारे स्कूल्स हैं वो भी वहीं पर है, सारा जो वातावरण है वो कैसा है, सारा टेक्नोलॉजी वाला है। मगर बोला गया है, प्रकृतिवादी ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, नेचर की तरफ लौटना चाहिए और बच्चों को वहाँ के वातावरण से परिचित कराना चाहिए और उनको उसी के अनुसार शिक्षित
करना चाहिए। ठीक है। रूसो के अनुसार प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं। जो प्रकृति का निर्माता है उसमें हर चीज़ क्या है, अच्छी है, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे दूषित हो जाती हैं। जैसे कि जो चीज़ मानव के उसमें आती है अभाव में वो दूषित हो जाती है। इतने जंगल पेड़ पौधे जो मानव काट रहा है, तो ये जो प्रकृति के निर्माता कौन है, जिन्होंने पेड़ पौधों को जन्म दिया, प्रकृति हमारी। ठीक है। और मानव क्या कर रहा है, जब उसमें रहना शुरू करता है तो वो पेड़ को काटने लगता है। तो ये क्या है, जब वो मानव के संपर्क में आती है चीज़ तो वो दूषित हो जाती है। जैसे रिवर्स है हमारी, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट वो लोग डिस्पोज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये बात किसने बोली है, रूसो ने, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आप नोट कर सकते हैं। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। तो जो प्रकृतिवाद है वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, अपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं किसका, बुकिश नॉलेज का। वो कहते हैं कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। प्रचलित शिक्षा में बालक को ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं की पुस्तकों को बलपूर्वक रटाकर ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था। प्रकृतिवाद ने इस पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके स्वाभाविक विकास पर बल दिया है। देखिए, जब बच्चे प्रकृति में जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो क्या करेंगे, स्वाभाविक उनका विकास होगा, अपने मन से उनका विकास होगा और वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि जो बुक्स हैं उसकी जो नॉलेज है, यानी हम जो किताबी ज्ञान ले रहे हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, विरोध उसका करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निषेधात्मक शिक्षा, प्रोहिबिटिव एजुकेशन। जे.एस. रॉस के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के अनुसार दी जाती है। जो बालक की शक्तियां हैं, जैसे वो सीखना चाहता है उस अनुसार जब उसे शिक्षा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, निषेधात्मक शिक्षा। यह गुण की शिक्षा नहीं अपितु अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती पर गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, निषेधात्मक शिक्षा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोहिबिटिव एजुकेशन क्या है। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ में डाउट हुआ करे तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बालक की स्वतंत्रता पर बल, एम्फेसिस ऑन फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली बालक को हर प्रकार के बंधनों, बाधाओं तथा उलझनों से मुक्त करके स्वतंत्र वातावरण में विकसित होने पर बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल, एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सेंस। प्रकृतिवादी बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से देने की विरोधी है। उसके अनुसार ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए इंद्रियों को प्रशिक्षित करना परम आवश्यक है। जैसे कि अगर आप बच्चे को किसी प्राकृतिक वातावरण में ले जाएंगे तो वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को देखेगा, छुएगा, समझेगा, महसूस करेगा और वो प्रभावशाली ढंग से उनको सीख सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बालक की प्रधानता, इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। ठीक है। तो प्रकृतिवादियों ने क्या बोला कि जो बालक है वो शिक्षा के लिए नहीं है बल्कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है। जैसा कि आजकल चल रहा है कि हम बच्चों पर एम्फेसिस करेंगे कि जो जैसा बच्चा चाहते हैं हम उनको वैसी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो यही चीज़ प्रकृतिवादियों ने भी बोली कि जो बालक है वो शिक्षा के लिए नहीं बल्कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए बनी है। अतः उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों तथा रुचियों, अभिरुचियों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर बिना किसी सहायता के स्वयं ही विकसित कर सके। ठीक है। तो बच्चा क्या है, बच्चा अपनी जन्मजात जो उसकी शक्तियाँ हैं, जो उसकी रुचियाँ हैं, जो उसकी अभिरुचियाँ हैं उनको जाने, समझे और उनकी सहायता से स्वयं का विकास करे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रकृति की ओर लौटो। देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिस्क्राइब करिए प्रकृति की, मतलब जो प्रकृतिवादी है उसमें प्रकृति की ओर लौटो जो कथन है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ ले लिया है कि आपको एक ये चीज़ भी बता दी जाए कि प्रकृति की ओर लौटो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा का मुख्य नारा है कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृतिवादियों ने यह नारा इसलिए लगाया कि 18वीं शताब्दी में सभी राजनीतिक, शैक्षिक
तथा सामाजिक वातावरण में तमाम गंदगी व्याप्त हो गई थी, जिससे सामाजिक शिक्षा का बालक पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। इसी गंदगी को दूर करने के लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। तो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये नारा है वो किसने दिया, वो दिया है रूसो ने। ठीक है, ये आपके और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। रूसो प्रकृति को मूल तत्व मानता है और यह भी मानता है कि इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण दोनों ही प्रकृति है। जो ब्रह्मांड का कर्ता है और जो उपादान कारण है, दोनों कौन है, प्रकृति है। प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा करके शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारण संबंध की सहक्रिया पर बल देता है। प्रकृतिवादी के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है। तो प्रकृतिवादियों ने बोला कि जो प्रकृति है वही हमारे लिए सब कुछ है, अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए, जो कि किसके कारण संभव है, विज्ञान से संभव है। इसी के लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा देकर प्राकृतिक जीवन जीने की सलाह दी है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रकृति की ओर लौटो ये कथन है, किसने दिया है, क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, क्यों ये कथन दिया है रूसो ने, तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवाद के मूल्य सिद्धांत, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। फर्स्ट पॉइंट है, यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। प्रकृतिवादियों के दार्शनिकों के अनुसार इस संसार का कर्ता और कारण दोनों स्वयं प्रकृति ही है। प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ और पदार्थों के संयोग से संसार की रचना होती है। ठीक है, और उसके विघटन से उनका अंत होता है, और जब ये चीज़ें अलग हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, प्रकृति का अंत होता है। ये संयोग और विघटन की क्रिया कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। इसे बनने और बिगड़ने को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उदाहरण के लिए पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बन जाने की क्रिया प्राकृतिक परिवर्तन है। इस संदर्भ में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बनने का उदाहरण है। संसार में अन्य पदार्थ भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार रूप परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ है जो रूप परिवर्तित कर रहे हैं वो किस नियमों के अनुसार करते हैं, वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने रूप परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रकृतिवाद इस भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। उनका स्पष्टीकरण है कि इस संसार को हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अतः यह सत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक संसार को हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, इसलिए वह असत्य है। तो देखिए उन्होंने इसमें डिफ्रेंशिएट किया है कि जो प्रकृतिवाद है वो भौतिक संसार को इसलिए मानते हैं कि वो जो इंद्रियों से हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तो वो क्या है, सत्य है। और इसी के विपरीत जो आध्यात्मिक संसार है उनको हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या है, असत्य है। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार पदार्थ नष्ट नहीं होता, यह तो केवल रूप परिवर्तन करता है, तथा पदार्थ जन्य भौतिक संसार को नाशवान एवं असत्य कैसे माना जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको सभी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस को प्रेफर करते हैं कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। प्रकृतिवादी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। इनका स्पष्टीकरण है कि यह संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है और वह निर्माण कार्य निश्चित नियमों के अनुसार होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रकृति है उसका एक नियम है, उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। इसके पीछे किसी आध्यात्मिक शक्ति परमात्मा की कल्पना एक मिथ्या विचार है। प्रश्न उठता है कि प्राणियों में चेतन तत्व आत्मा का विकास कैसे होता है। इस संबंध में प्रकृतिवाद का स्पष्टीकरण है कि प्रकृति के पदार्थ परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। तो जो आत्मा है उन्होंने प्रकृतिवादियों ने बोला कि ये परमाणुओं के संयोग से ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृतिवाद मनुष्य को जन्म से पूर्ण तो नहीं मानता, पर उसे संसार की श्रेष्ठतम रचना अवश्य स्वीकार करता है। भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य संसार का श्रेष्ठतम पदार्थ है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अनुसार वह संसार का श्रेष्ठतम यंत्र है, और जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद के अनुसार यह संसार का सर्वोच्च
पशु है। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों ने बोला है कि जो मनुष्य है वो श्रेष्ठतम है। मनुष्य को केवल पदार्थ अथवा मशीन मानना तो एकदम अनुचित है, अतः हम तीसरे मत की ही व्याख्या कर रहे हैं। जीव विज्ञानवादियों के अनुसार मनुष्य में अन्य पशुओं की अपेक्षा कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा वह अन्य पशुओं के ऊपर उठने में सफल हुआ। इसके लिए ये मनुष्य की बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं, यानी कि अगर मनुष्य जो है वो पशुओं से ऊपर उठा है तो उसका सबसे बड़ा कारण उनकी बुद्धि है। इसके अनुसार यह बुद्धि मस्तिष्क की उपज है और मस्तिष्क उच्च विकसित नाड़ी मंडल का एक समूह है। ठीक है, तो बोला जो प्रकृतिवादी है, नेचुरलिज्म है, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी विकास सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार मनुष्य का विकास निम्न प्राणी से उच्च प्राणी के रूप में हुआ है। तो जो मनुष्य है उनका विकास कैसे हुआ है, उच्च प्राणी के रूप में। अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य भी कुछ मूल शक्तियां लेकर पैदा होता है। इन मूल शक्तियों का स्वरूप प्राकृतिक है, और जो मनुष्य जो शक्तियां लेकर पैदा हुआ है वो शक्तियां कैसी हैं, प्राकृतिक हैं, यानी कि नेचुरल हैं। बाह्य वातावरण से उत्तेजना पाकर ये शक्तियां क्रियाशील होती हैं, और जब वो बाहर के वातावरण से उत्तेजना पाती हैं तो वो जो शक्तियां हैं मनुष्य के अंदर वो कैसी होती हैं, क्रियाशील होती हैं, और मनुष्य का व्यवहार निश्चित होता है। मनुष्य के इस विकास में किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां काम नहीं करती, और जो मनुष्य ये व्यवहार करता है, ये विकास होता है उसका, उसमें जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो कोई भी कार्य नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। प्रकृतिवाद मनुष्य जीवन के किसी अंतिम उद्देश्यों में विश्वास नहीं करता। इसका विश्वास है कि प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा और इस जीने के लिए यह संघर्ष करता है और अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर सुरक्षित रहता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता भी है और इस प्रकार वह संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक सुख भोग करने में समर्थ हुआ है। तो मनुष्य का जीवन कैसा है, उद्देश्य उसका क्या है, सुखपूर्वक जीना। नेक्स्ट पॉइंट है सुखपूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। अभी हमने देखा कि जो मानव है उसको सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए, मगर वो सुखपूर्वक जीवन हम कैसे जी सकते हैं, प्राकृतिक की मदद से, यानी प्रकृति की मदद से हम वो सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं, उसको उत्तम तरीके से बना सकते हैं। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि सभ्यता एवं संस्कृति के चक्कर में मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है और इसी कारण दुखी है। मनुष्य की प्राकृतिक प्रकृति उत्तम है, वह केवल आत्मरक्षा चाहता है और यह चाहता है कि उसके इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना हो। उसकी प्रकृति में छल, कपट, द्वेष और दुर्गुण नहीं है। यही कारण है कि प्रकृतिवादी मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में रखकर उसके स्वतंत्र विकास का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो एक मनुष्य को अपने सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रकृति की सहायता लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एमएड के स्टूडेंट हैं, एमएड की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।